गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये आपके 12th क्लास बायोलॉजी के 6 चैप्टर का 7th लेक्चर है। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग ने स्थानांतरण के बारे में, अंतरण अनुकूलन के बारे में पढ़ा था। आज हम मानव जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। मानव जीनोम प्रोजेक्ट क्या होता है? इसको बोलते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक है ना, मानव जीनोम प्रोजेक्ट। मानव जीनोम परियोजना जो होती है उसको हम महापरियोजना कहते हैं। और उस समय ऐसा प्रोजेक्ट बनाया गया था जिसमें मनुष्य में पाए जाने वाले जो डीएनए थे, उस डीएनए में मनुष्य में पाए जाने वाले नाइट्रोजन क्षारों का अनुक्रम क्या होता है, डीएनए में उपस्थित सभी जीनों के बारे में जानकारी प्राप्त करना, डीएनए में कितने क्षार पाए जाते हैं, यही इसका लक्ष्य था। मानव जीनोम परियोजना का यही लक्ष्य था। और ठीक है ना, कितने जीन हैं, कितने नाइट्रोजन क्षार हैं, नाइट्रोजन क्षार के अनुक्रमों का पता लगाना, ये था HGCP का उद्देश्य, यानी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का उद्देश्य। तो चलिए देखते हैं मानव जीनोम परियोजना क्या होती है। मानव जीनोम परियोजना महायोजना या फिर मेगा प्रोजेक्ट कहलाती है। सन 1990 में मानव जीनोम परियोजना के अनुक्रमों को पता लगाने के लिए एक योजना बनाई गई जिसे हम मानव जीनोम परियोजना कहे गए। ठीक, इसके क्या क्या वो हैं? इसमें मानव जीनोम में लगभग 3 × 10⁹ क्षार युग्म मिलते हैं। क्षार युग्म बच्चों मतलब क्या? जैसे एडनिन के साथ ग्वानिन जुड़ा हो और थायमिन के साथ एडनिन के साथ थायमिन और ग्वानिन के साथ साइटोसिन क्या है, जुड़ा हो, तो ये आपका क्षार युग्म है। ठीक है ना। पूरी योजना पर खर्च होने वाली लागत कम से कम 9 बिलियन थी। इस पूरी योजना पर जितनी लागत खर्च हुई वो 9 बिलियन थी। और मानव जीनोम परियोजना 13 वर्ष की योजना थी, यानी इसको पूरा करने में 13 वर्ष लग गए। और इस योजना को पूरा करने में अमेरिकी ऊर्जा विभाग, राष्ट्रीय संस्थान द्वारा सहयोग प्राप्त था। इन जीनों को अंकित करने के लिए 33,000 किताबों की जरूरत पड़ी, जिसमें 1,000 अक्षर प्रत्येक पृष्ठ पर लगे थे। और ऐसी कितनी किताबें थी? 33,000 किताबें थी। चलिए, मानव जीनोम के लक्ष्य क्या हैं? मानव जीनोम के सभी 20 से 25,000 जीनों के बारे में जानकारी प्राप्त करना, लगभग 3 बिलियन रासायनिक क्षारकों के अनुक्रम की जानकारी प्राप्त करना, उनसे प्राप्त आंकड़ों का संग्रह करना, योजना द्वारा उत्पन्न सामाजिक, नैतिक और कानूनी समस्याओं का समाधान करना। ठीक है ना। अब इसकी कार्यप्रणाली देखते हैं। कार्यप्रणाली, इन विधियों में 2 महत्वपूर्ण तरीकों का उपयोग किया गया था। एक था व्यक्तक अनुक्रम घुंडी, जिसे एक्सप्रेस सीक्वेंस टैक्स या ESTS कहते हैं। इसमें क्या किया जाता है? इसमें RNA में व्यक्त होने वाले जीन के अनुक्रमों की जानकारी प्राप्त की गई। दूसरा था SA यानी अनुक्रम टिप्पण, सीक्वेंस एनोटेशन। इसमें एक्सॉन तथा एंट्रॉन प्रकार के जीनों की जानकारी प्राप्त की गई तथा डीएनए के लंबे खंडों की यादृच्छिक रूप से छोटे छोटे टुकड़ों में काटा गया था तथा उनके संवाहकों की आतिथेय में भेज दिया और आतिथेय के रूप में जीवाणु या ईस्ट का प्रयोग किया गया। ठीक है ना। अब मानव जीनोम की विशेषताएं हैं। मानव जीनोम की मुख्य विशेषता कौन कौन सी है? मानव जीनोम, मनुष्य में 20,000 जीन पाए जाते हैं। एक जीन में 3,000 क्षारक। कितने क्षारक? 3,000 क्षारक। क्षारक आप लोग समझ रहे हैं, एडनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, ठीक, पाए जाते हैं। सबसे बड़ी जीन कौन सी है? डिस्ट्रोफिन होती है, जिसमें 2.4 करोड़ क्षारक पाए जाते हैं। मानव जीनोम में 3164.7 करोड़, ठीक है ना, करोड़ क्षार मिलते हैं। गुणसूत्र 1 में सबसे अधिक जीन पाए जाते हैं। कितने? 2,968 जीन पाए जाते हैं तथा गुणसूत्र Y में सबसे कम जीन, कितने? 231 पाए जाते हैं। सभी मनुष्यों में 99.9% क्षारक लगभग क्या होते हैं? समान होते हैं। जीनों के बहुत बड़े भाग का निर्माण पुनरावृत्त अनुक्रम द्वारा, पुनरावृत्त अनुक्रम की मान लो ACT है, फिर GCT, यानी एक क्रम फिर दोबारा फिर से आए, वो पुनरावृत्त अनुक्रम द्वारा होता है। पुनरावृत्त डीएनए कूट लेखन का कार्य नहीं करते हैं। पुनरावृत्त डीएनए जो होते हैं वो कूट लेखन का कार्य नहीं करते हैं। और कुछ जगहों पर इकहरा क्षार क्रम पाया जाता है। कुछ जगह ऐसे होते हैं जिस पर इकहरा, इसको स्निप्स बोलते हैं, ठीक है ना। इकहरा जो क्षार क्रम पाएगा, स्निप्स यानी एकल न्यूक्लियोटाइड बहुरूपता, इसको बोलते हैं एकल न्यूक्लियोटाइड बहुरूपता या फिर सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म,
स्निप्स सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, जिसे स्निप्स कहा जाता है, ठीक है ना। उपरोक्त जानकारी में गुणसूत्रों में उन जगहों पर रोग आधारित अनुक्रम मानव इतिहास का पता लगाने में सहायक होते हैं और इनके बारे में जानकारी एकत्र करने में क्या करते हैं, सहयोग प्रदान करते हैं, ठीक। यानी कहने का क्या मतलब है कि जो मानव जीनोम योजना बनाएगी उसमें डीएनए में फंसे सभी जीनों के बारे में जानकारी प्राप्त करना, कितने जीन हैं और कितने उसमें अनुक्रम हैं उनके बारे में, इसीलिए इसको महापरियोजना कहा गई। आपको सबसे बड़ी जीन डिस्ट्रोफिन थी, ठीक है ना। ये अब हम चलेंगे पढ़ेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में डीएनए के अनुक्रम में उपस्थित कुछ विशिष्ट जगहों के बीच विभिन्नता का पता लगाते हैं। इनको पुनरावृत्त डीएनए कहते हैं। इस पुनरावृत्त डीएनए को जीन डीएनए के ढेर से अलग करने के लिए घनत्व प्रवणता वाला अपकेंद्रीकरण द्वारा अलग करते हैं। इसके बाद डीएनए का एक बहुत बड़ा शिखर बनता है और एक अन्य छोटा शिखर बनता है जिसे अनुष्की डीएनए कहते हैं या सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। डीएनए का एकदम छोटा पार्ट होता है जो बिल्कुल हल्का होता है, तो उसको अनुष्की डीएनए या फिर सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। सैटेलाइट डीएनए भी दो प्रकार के होते हैं, एक मैक्रो सैटेलाइट और दूसरा मिनी सैटेलाइट। एक होता है आपका मैक्रो सैटेलाइट, दूसरा होता है जैसे आपका डीएनए होता है। सबसे पहले बता देते हैं क्या करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम डीएनए का सोर्स लेते हैं। डीएनए का सोर्स मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे कि बाल की कोशिका ले लेना या फिर शुक्राणु ले लेना, ठीक है ना। उसको लेने के लिए इससे हम पता लगाते हैं कि जैसे कभी किसी अपराधी का हम वो कराते हैं कि उसके बारे में मुझे पकड़ना है, किसी अपराधी का मुझे पकड़ना है तो उसके डीएनए चेकअप कराते हैं। उससे मुझे पता चल जाता है कि ये अपराधी है कि नहीं, या इसमें कोई रोग है कि नहीं, या इससे मैच हो रहा है कि नहीं, ठीक। तो इसलिए डीएनए चेकअप कराते हैं। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में डीएनए का सोर्स लेंगे, फिर उसको आपको चलिए आगे बढ़ाते हैं, सेंट्रीफ्यूज कराते हैं। सेंट्रीफ्यूज कराने के बाद से उसको जब वो घूमता है तो उसमें भारी डीएनए नीचे बैठ जाता है, हल्का डीएनए ऊपर आ जाता है। फिर हल्का डीएनए काट कर हम क्या करते हैं, लेकर साइड में कर लेते हैं। फिर उसके बाद पीसीआर मशीन में डालते हैं। पीसीआर मशीन में डालने के बाद से डीएनए की संख्या वहाँ पर क्या होती है, बहुत अधिक हो जाती है फिर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से पूरी अब चलिए प्रतिबंधन एंटीन्यूक्लियोज एंजाइम द्वारा उसको काटते हैं, काट कर अलग करते हैं। फिर उसको उसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल डालते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रोफोरेसिस पर डालते हैं, फिर इसमें एगारोस जेल डालते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से इसमें क्षारीय रसायन डालते हैं जिसके कारण नाइट्रोजन क्षार के बंध टूट जाते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की प्रक्रिया होती है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं फिर से। सैटेलाइट डीएनए भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मैक्रो सैटेलाइट डीएनए और दूसरा होता है मिनी सैटेलाइट डीएनए। मैक्रो बड़ा सैटेलाइट डीएनए का छोटा भाग डीएनए का वो आपका सैटेलाइट डीएनए कहलाता है। और सैटेलाइट डीएनए आपके दो प्रकार के होते हैं, एक मिनी यानी एक छोटा और मैक्रो यानी बड़ा। मैक्रो सैटेलाइट में क्षार युग्मकों की संख्या 50 से 100 होती है, जबकि मिनी सैटेलाइट में क्षार का अनुक्रम 10 से 50 तक हो सकता है। यानी जो युग्मक होते हैं जैसे एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, ठीक है ना, इनकी जो संख्या होती है मैक्रो सैटेलाइट में 50 से 100 तक होती है, जबकि जो आपका मिनी सैटेलाइट होता है उसमें क्षार युग्मकों की संख्या 10 से 50 तक होती है। चलिए अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैसे करते हैं वो बताते हैं इसकी प्रोसेस। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में सैटेलाइट डीएनए लेते हैं। सबसे पहले डीएनए सोर्स लेते हैं, चाहे वो तो बाल की जड़ हो या फिर शुक्राणु हो, को निकाल कर इसमें हम डीएनए प्राप्त करते हैं। डीएनए को निकाल कर एक ट्यूब में रखते हैं और ट्यूब में रखने के बाद उसे सेंट्रीफ्यूज, बच्चों एक मशीन होती है जिसमें एक चक्का लगा होता है, उसको तो क्या करता है वो डीएनए को क्या करता है, घुमाता है बहुत तेजी से। मशीन बहुत तेजी से क्या करता है, घूमता है और डीएनए में उपस्थित बल्क जीनोमिक डीएनए वो क्या होता है, नीचे बैठ जाता है। बल्क जीनोमिक डीएनए में कोई भी रिपीटेटिव डीएनए नहीं पाया जाता है। मैक्रो सैटेलाइट डीएनए ऊपर आ जाता है और सबसे ऊपर मिनी सैटेलाइट डीएनए आता है। मिनी सैटेलाइट डीएनए जो सबसे हल्का होता है। बल्क जीनोमिक डीएनए बच्चों कैसा होता है, जब एक मशीन होती है, मशीन में जब हम घुमाते हैं डीएनए तो जो भारी डीएनए होता है वो क्या होता है, नीचे बैठ जाता है। उससे हल्का डीएनए उससे ऊपर, और सबसे हल्का डीएनए कौन सा होगा, मिनी सैटेलाइट डीएनए। तो मिनी सैटेलाइट डीएनए क्या होता है, ऊपर आ जाता है और इसी डीएनए को पार्ट को क्या करते हैं, हम अलग कर लेते हैं, ठीक। तो मिनी सैटेलाइट डीएनए अलग हो जाता है। मिनी सैटेलाइट डीएनए को इंजेक्शन से निकालकर और डीएनए
कि एक खंड कोई डीएनए के एक खंड से कई खंड बनाते हैं, उसको हम पीसीआर मशीन में डालते हैं। इसके बाद मिनी सैटेलाइट डीएनए को निकालते हैं और इसमें प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डालते हैं। ये एंजाइम डीएनए को अलग अलग खंडों में काट देते हैं, जिससे डीएनए छोटे छोटे खंडों में टूट जाता है और इन खंडों को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डालते हैं और इसमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक धनात्मक आवेश वाला होता है और एक ऋणात्मक आवेश वाला होता है। ठीक, डीएनए के खंड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और व्यवस्थित हो जाते हैं और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में एगारोस जेल, याद रखिएगा कौन से जेल का उपयोग किया जाता है, एगारोस जेल का उपयोग किया जाता है। बाद में इसमें क्षारीय रसायन डालते हैं, जिसके कारण नाइट्रोजन क्षार के बंध क्या होते हैं, टूट जाते हैं तथा इसके कारण डीएनए के खंड एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इसके बाद इसको एक नायलॉन की झिल्ली डीएनए पर रख देते हैं, जिसके कारण खंड उस पर चिपक जाते हैं, डीएनए के खंड अलग अलग हो जाते हैं और इस प्रकार से नया डीएनए आपका बन जाता है। जब इस पर रेडियो सक्रिय विलयन मिलाएंगे तो इस पर एक्स किरण डालते हैं तो इसमें रंगीन चित्र प्राप्त होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, वीएनटीआर कहते हैं। इससे हम पहचान कर सकते हैं। वीएनटीआर का पूरा नाम होता है बच्चों वेरिएबल नंबर्स ऑफ टेंडम रिपीट्स, वेरिएबल नंबर्स ऑफ टेंडम रिपीट्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं अनुबद्ध पुनरावर्तक की विभिन्न संख्या होता है। यह न्यूक्लियोटाइड का रिपीट होता है, लेकिन यह हर व्यक्ति का क्या होता है, हर व्यक्ति का ये चीज जो अलग अलग होता है। ठीक है ना, तो आपका चैप्टर यहाँ पर क्लोज होता है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि सबसे पहले डीएनए को आइसोलेट करते हैं, फिर डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम द्वारा डीएनए के सीक्वेंस काटते हैं। इसके बाद, ठीक है ना, इसके बाद जो है हम डीएनए की प्रोसेस करते हैं। इसके फलस्वरूप कोशिका से प्राप्त डीएनए से पर्याप्त डीएनए अंगुली छाप विश्लेषण किया जा सकता है। न्यायालयीन विज्ञान में उपयोग के अतिरिक्त इसका बहुत अधिक उपयोग है, जैसे जनसंख्या व आनुवंशिक विभिन्नता के निर्धारण में करते हैं। वर्तमान समय में कई प्रकार के समपरीक्षक का उपयोग डीएनए अंगुली छाप बनाने में किया जाता है। ठीक है, आपका चैप्टर क्लोज होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 8 के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।